नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। और मेरा नाम है करण। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन का, इसका चैप्टर जो नवा है जिसका नाम है मनोविज्ञान तथा खेलकूद। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट आज के इस वीडियो में रिवाइज करने वाले हैं और ये हमारा एक रिवीजन वीडियो होने वाला है। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या करेंगे बच्चों कि इस पूरे चैप्टर को यानी कंप्लीट चैप्टर को हम रिवाइज करेंगे, पूरे चैप्टर को समझेंगे। ठीक है, और जो आपका पेपर होगा सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन, जिसका डेट है 12 मार्च 2024। यानी बच्चों 12 मार्च को जो आपका पेपर है, 12 मार्च 2024 को क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का, तो उस पेपर के लिए ये वाला वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो यदि आपको भी जो है क्लास 12 का पेपर देना है फिजिकल एजुकेशन का, तो आप जो है इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। आपको चैप्टर नोवा जो है ना बहुत ही अच्छे से समझा दिया जाएगा। ठीक है, और जो इससे पहले के जो चैप्टर थे वो भी मैंने पढ़ा रखे हैं, अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, इसी सीरीज से हमने क्या स्टार्ट किया है कि जो है चैप्टर वाइज जो रिवीजन वीडियो हम ला रहे हैं आपके लिए, ताकि आपको एग्जाम में बेनिफिट पहुंच सके। ठीक है, तो मैंने देखो आपको अगर इससे पहले का वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल पर जाना, वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्ले लिस्ट का। ठीक है, उस पर जब आप क्लिक करोगे तो आप उसको एक ऑप्शन मिलेगा वहाँ पे क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024। तो उस प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करोगे ना तो आपके सामने वीडियोज आ जाएगा बहुत सारे, चैप्टर 1 से लेकर के पूरा। तो आप वहाँ से पहले चैप्टर भी जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अब क्या समझे, आज के जो वीडियो है ना हमारा, इसमें जो हम चैप्टर 9 जिसका नाम है मनोविज्ञान तथा खेलकूद, इस चैप्टर को कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कि इस चैप्टर का अर्थ क्या है। ठीक है, ताकि आपको जो है वीडियो में समझ में दिक्कत ना हो। ठीक है, देखो मनोविज्ञान तथा खेलकूद, देखो दो शब्दों से इस चैप्टर का अर्थ ये है कि मनोविज्ञान है, जो मनोविज्ञान होता है, जो साइकोलॉजी होता है, उसका खेलकूद के क्षेत्र में क्या महत्व है, या फिर जो है खेलकूद में मनोविज्ञान किस प्रकार लोगों को प्रभावित करता है, खिलाड़ियों को, वो आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखो सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है मनोविज्ञान का अर्थ, यानी जो मनोविज्ञान शब्द है इसका अर्थ क्या है। ठीक है, तो देखो मनोविज्ञान का अर्थ, तो देखो मनुष्य के व्यवहारों का अध्ययन करना मनोविज्ञान कहलाता है। जो मनुष्य होता है ना, मनुष्य के व्यवहारों का अध्ययन करना मनोविज्ञान कहलाता है। इसको इंग्लिश में साइकोलॉजी भी कहते हैं। मान लो कि मनुष्य है, देखो मनुष्य का हम दो तरीके से अध्ययन करते हैं। पहला तो अध्ययन करेंगे उसके शरीर का, जो आपने पढ़ा था शरीर क्रिया विज्ञान में, आपको याद होगा 7वां का चैप्टर था बच्चों, शरीर क्रिया विज्ञान तथा खेल संबंधी चोटें। तो उसमें आपने पढ़ा था शरीर क्रिया विज्ञान के बारे में, और दूसरी तरीके से अध्ययन होता है मनोविज्ञान के बारे में। ठीक है, मतलब मनुष्य सिर्फ दो ही रूप से बीमार पड़ सकता है, या तो अपने शरीर से बीमार पड़ जाए, मान लो उसका हाथ टूट जाए, या फिर बुखार हो जाए, सर्दी हो जाए, वो शारीरिक रूप से पड़ जाएगा। और दूसरा होता है मानसिक रूप से, क्या पता कोई मानसिक रूप से बीमार पड़ जाए। ठीक है, मतलब मनुष्य टोटल दो ही प्रकार से बीमार हो सकता है, या तो शारीरिक रूप से या तो मानसिक रूप से। ठीक है, तो पहला शारीरिक रूप जो आपने चैप्टर 7 था उसमें पढ़ा था शरीर क्रिया विज्ञान में, और दूसरा आपका चैप्टर बच्चों मनोविज्ञान, तो इसमें क्या पढ़ोगा मानसिक रूप से, मतलब मनुष्य जो है किस प्रकार मानसिक कल्पना है, फिर मानसिक जो बीमारी है मनुष्य को कैसे घेरती है, फिर मानसिक जो मनोविज्ञान है इसका अर्थ क्या है, या फिर चैप्टर में इसका क्या क्या मतलब उपयोग किया गया, या फिर खिलाड़ी के लिए क्या क्या इसका महत्व है, वो सब आप पढ़ोगे। ठीक है, तो समझ गए आप, यानी मनुष्य के व्यवहारों का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान कहलाता है। यानी जो भी मान लो ए नाम का मनुष्य है, जब हम उसके व्यवहारों का अध्ययन करते हैं कि वो कैसे चल रहा है, कैसे खा रहा है, कैसे पी रहा है, तो वो मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है, समझ गए आप देखो व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी, ये समझो आप। देखो किसी व्यक्ति के गुणों, लक्षणों, क्षमताओं तथा विशेषताओं इत्यादि का सम्मिलित रूप व्यक्तित्व कहलाता है। मान लो कि ए नाम का व्यक्ति है, देखो पर्सनैलिटी आप इसको इंग्लिश में याद रखोगे तो आपको आसान रहेगा। कुछ वर्ड हिंदी के जो होते हैं वो मुश्किल होते हैं, और कुछ हिंदी और जो इंग्लिश के वर्ड होते हैं कुछ आसान होते हैं। तो देखो व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी, इसमें क्या है ना कि इसमें व्यक्ति का पर्सनैलिटी का अर्थ क्या है। देखो किसी व्यक्ति के गुण, मान लो किसी व्यक्ति के अंदर गुण है, लक्षण है, क्षमता है, किसी प्रकार की कोई विशेषता है, इस सभी का जो सम्मिलित जो रूप होता है ना, उसको व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी कहते हैं। ठीक है, मान लो कि ये नाम का व्यक्ति है, उसके अंदर मान लो अच्छे गुण है, लक्षण है, क्षमता है, विशेषता है, तो क्या है उसकी पर्सनैलिटी है। समझ गया आप। ठीक है, और व्यक्तित्व के आयाम, मतलब देखो व्यक्ति जो पर्सनैलिटी होती है वो कितने प्रकार की होती है, मतलब कोई मनुष्य कैसा, मतलब देखो सब मनुष्य तो एक जैसे होते नहीं। ठीक है, सब मनुष्य अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो कोई मनुष्य कैसा है और कोई मनुष्य कैसा है, ये इसमें समझना होता है। ठीक है, देखो व्यक्तित्व के आयाम, पहला हमारा आयाम है शारीरिक आयाम। ठीक है, मान लो कोई मनुष्य होते हैं वो शरीर से मतलब तगड़े होते हैं, दूसरा हमारा बौद्धिक आयाम, तीसरा हमारा सामाजिक आयाम, और चौथा बच्चों हमारा भावनात्मक आयाम। ठीक है, इसमें आप यहाँ पे समझो बच्चों, देखो इसमें आपने क्या समझा, व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी पर। पर्सनैलिटी क्या होता है,
गुणों हो गया, लक्षण हो गया, ठीक है, क्षमता हो गया, ये सब के बारे में जब जानते हो व्यक्ति के बारे में तो वो पर्सनैलिटी कहलाता है। और आया मतलब कितने प्रकार के व्यक्ति समाज में है, ठीक है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। किसी का मान लो हाइट ज्यादा है, जैसे शारीरिक आयाम आ जाएगा, दूसरा आपका बॉडी का आयाम है, मान लो किसी का जो बुद्धि का विकास ज्यादा है, सामाजिक आयाम में जो है व्यक्ति सामाजिक है नहीं, मतलब व्यक्ति का प्रकार है, भावनात्मक मतलब बहुत सारे व्यक्ति होते हैं इमोशनल होते हैं, ठीक है, ये है। आप देखो व्यक्तित्व के प्रकार, यानी जो व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी है इसकी क्या क्या प्रकार है, मतलब व्यक्ति है कितने प्रकार के होते हैं, मतलब किस टाइप के व्यक्ति होते हैं, ठीक है। देखो कार्ल जी जुंग ने व्यक्तित्व को 3 वर्गों में विभाजित किया। जो कार्ल जी जुंग है इन्होंने पर्सनैलिटी को 3 वर्गों में बांटा है, ठीक है। पहला वर्ग है आपका अंतर्मुखी, दूसरा बहिर्मुखी और तीसरा उभयमुखी। इन तीनों को विस्तार से समझते हैं आगे। देखो बच्चों पहला हमारा आता है अंतर्मुखी, ठीक है, अंतर्मुखी इसको कह सकते हो आप अंतर्मुखी। इसमें क्या होता है ना, देखो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, देखो आप इस समय देखो कि व्यक्तित्व के प्रकार यानी व्यक्तियों के प्रकार की बात चल रही है यहाँ पे, यानी व्यक्ति कितने कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये जो पहला आपका प्रकार है बच्चों अंतर्मुखी, इस प्रकार के जो लोग होते हैं ना, यानी इस प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं वो अकेला रहते हैं, अंतर्मुखी नहीं, अपने अंदर ही रहते हैं, ठीक है, बाहर जा नहीं जाते। ये व्यक्ति अकेले रहते हैं, ठीक है, शर्मीले होते हैं, व्यक्ति शांत रहते हैं, अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं, ठीक है। कमजोर आत्मविश्वास होता है, मतलब इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा कम होता है और कम सामाजिक होते हैं, समाज में कम मिले होते हैं, ठीक है। तो ये अंतर्मुखी व्यक्ति हो जाते हैं, ऐसे उनके गुण होंगे, ठीक है। और बहिर्मुखी व्यक्ति के अंदर क्या क्या गुण होंगे, इस प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं वो बहिर्मुखी यानी जो है बाहर का मतलब बाहर के लोग से मिलजुल के रहते हैं, ठीक है। अंतर्मुखी में क्या था, वो अंदर ही रहेंगे, अपना छुपे रहेंगे, और बहिर्मुखी में क्या है, बाहर रहते हैं। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं वो आत्मविश्वासी होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, सामाजिक होते हैं, ठीक है, और शर्माते नहीं, ठीक है। और तीसरा बच्चा आपका है उभयमुखी। ये क्या होता है ना, इन दोनों का मिश्रण होता है, मतलब ना ही तो व्यक्ति अंतर्मुखी ज्यादा ना ही तो उभयमुखी, बीच का होता है, ठीक है। देखो अधिकतर जो लोग होते हैं ना वो उभयमुखी व्यक्तित्व यानी इस पर्सनैलिटी के होते हैं, अर्थात उभय व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति होते हैं ना वो जो है अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी व्यक्तित्व के गुण दोनों होते हैं, यानी इस व्यक्ति में जो है दोनों गुण होते हैं। जो उभयमुखी व्यक्ति होते हैं उनमें कुछ अंतर्मुखी गुण होंगे और कुछ बहिर्मुखी गुण होंगे, ठीक है, दोनों का मिश्रण होता है इसमें उभयमुखी में, ठीक है। ना ही इधर ज्यादा ना ही उधर ज्यादा, एकदम बीच के रहते हैं, ठीक है, उभयमुखी। अब बच्चों आता है आपका व्यक्तित्व के 5 सिद्धांत यानी पंचकारक मॉडल, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बिग 5 थ्योरी भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आप ध्यान से समझे इस टॉपिक को, ठीक है। देखो व्यक्तित्व के पंचकारक सिद्धांत, इसमें आप पढ़ोगे जो पर्सनैलिटी होता है उसकी क्या क्या 5 जो सिद्धांत दिए गए हैं वो पढ़ोगे, ठीक है। देखो व्यक्तित्व के 5 सिद्धांत यानी पंचकारक मॉडल की व्याख्या पाल कास्टा तथा रॉबर्ट मैकरे ने की थी। आप ये नाम याद रखना, जो सिद्धांत इसकी जो है व्याख्या किसने की थी, तो पाल कास्टा ने और रॉबर्ट मैकरे ने की थी। इनका अध्ययन व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले 5 प्रमुख कारकों यानी जो 5 मुख्य कारक है उन पर आधारित है। यह पंचकारक मॉडल जो है बाद में बिग 5 थ्योरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पहले तो इसको हम पंचकारक मॉडल कहते थे, लेकिन बाद में यह बिग 5 थ्योरी के नाम से प्रसिद्ध हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या है ना बच्चों कि आप इसे पढ़ोगे कि 5 व्यक्तित्व के बारे में बताया गया, यानी पर्सनैलिटी के टाइप बताए गए, जो व्यक्ति होते हैं उनके प्रकार बताए गए, मतलब 5 ऐसे ऐसे व्यक्ति होते हैं 5 प्रकार के जिनमें क्या क्या गुण होगा वो बताया गया बिग 5 थ्योरी के तहत। देखो व्यक्तित्व के 5 सिद्धांत यानी पंचकारक मॉडल, क्या क्या 5 सिद्धांत है ये आप ध्यान रखना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। पहला आपका बताया गया अनुभवों के लिए खुलापन, दूसरा अंतः विवेकशीलता, तीसरा बहिर्मुखीता, चौथा आपका सहमतिशीलता और 5वां बच्चों आपका मनोविक्षुता, ठीक है। आप देखो सबको समझते हैं बारी बारी, ठीक है। देखो ये बच्चों है ना व्यक्तित्व के प्रकार यानी कौन कौन से व्यक्ति होते हैं उनके अंदर क्या क्या गुण होते हैं ना वो है ये, ठीक है। अब देखो कुछ व्यक्ति होते हैं अनुभवों के लिए खुलेपन, मतलब कुछ व्यक्ति जो है वो खुले विचार के होते हैं, ठीक है। आप ऐसे याद रखो कि आप क्या पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो बिग 5 थ्योरी को। बिग 5 थ्योरी में आप क्या पढ़ रहे हो कि व्यक्ति जो है अलग अलग प्रकार के समाज में आपको देखने को मिलेंगे। क्या आप ही बताओ, क्या हर एक व्यक्ति शर्मिला होता है, नहीं होता। क्या हर एक व्यक्ति तेज होता है, नहीं होता। तो वही बिग 5 थ्योरी में जो 5 मेन पॉइंट है उसको बताया गया है थ्योरी को, उसमें पहला प्रकार के व्यक्ति को बताया गया है कि अनुभवों के लिए खुलापन। ये व्यक्ति जो होते हैं सामाजिक होते हैं, समाज से जुड़े होते हैं, अनुभव इनके अंदर बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। समझते हैं इसके बारे में। देखिए किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में निर्णय लेने के लिए नए विचारों के लिए खुलापन एक महत्वपूर्ण कारक है। यदि हमें किसी व्यक्ति के जो पर्सनैलिटी है उसके बारे में समझना है तो हमें जो उसके विचारों को पहले समझना पड़ेगा, ठीक है। यानी खुले विचार का देखो
किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में निर्णय लेने के लिए नए विचारों के लिए खुलापन महत्वपूर्ण कहा गया। मतलब देखो कि कोई व्यक्ति बढ़िया होगा तो उसके अंदर मतलब नए विचार के लिए खुलापन होगा, मतलब वो खुला टाइप का व्यक्ति हो, ठीक है। ऐसे व्यक्ति कल्पनाशील होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, ठीक है। और ये सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने से लिए हमेशा तैयार रहते हैं, ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम में, और नए विचार स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये क्या है, देखो अनुभवों के लिए खुलापन, मतलब ये खुले विचार के व्यक्ति होते हैं। आप इनको कोई भी बात बोलोगे कि यहाँ पे चलना है तो तुरंत चलेंगे। आप इनको बोलोगे जो है ना, ये अनुभव लिया आपने, ठीक है, मतलब ये जो खुले विचार होते हैं, आप जो विचार दोगे इनको विचारों को ग्रहण करेंगे। कल्पनाशील होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, नए नए विचारों को खोज करते रहते हैं, ठीक है, नई नई चीजों को जानते रहते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति पहला हो गया ये। दूसरा है बच्चों आपका अंत है विवेकशीलता। ये व्यक्ति क्या होते हैं ना, अपने अंदर ही मतलब रहते हैं, बाहर ज्यादा नहीं निकलते, ठीक है। देखो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ये जो व्यक्ति है ज्यादा बाहर नहीं घूमते, अपने गोल को जो है प्राप्त करने के लिए अग्रसर रहते हैं, ठीक है। ये व्यक्ति अधिक परिश्रमी होते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, सब अनुशासित होते हैं, बहुत ज्यादा मतलब डिसिप्लिन वाले होते हैं, जिम्मेदार होते हैं और भरोसेमंद व्यक्ति होते हैं, ठीक है। और ये व्यक्ति हमेशा कुछ रचनात्मक करने में व्यस्त रहते हैं। और ये जो व्यक्ति है कुछ ना कुछ मतलब क्रिएटिविटी करने में, कुछ नया करने की ये कोशिश करते हैं, ठीक है। तीसरा प्रकार है बच्चों आपका बहिर्मुखीता। ये क्या है, ये व्यक्ति जो बहुत ज्यादा दिखावा करते हैं, ठीक है। देखो बहिर्मुखी व्यक्ति सामाजिक से मुखर होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा दिखावा करते हैं, ठीक है। इन्हें दिखावा करना बहुत पसंद होता है। मतलब देखते होगे ना बहुत सारे बच्चों को जो है अपने महंगे महंगे जीन्स पहनेंगे, महंगे महंगे घड़ी पहनेंगे, महंगे महंगे मोबाइल रखेंगे, क्या ये दिखावा है। तो ये इस प्रकार के व्यक्ति जो समाज मुखर होते हैं, दिखावा करते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। और ये व्यक्ति जो है दूसरे लोगों से आसानी से घुल मिल जाते हैं। मतलब ये जो व्यक्ति है इनके दोस्त बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। कोई भी दोस्त मिलेगा उनको दोस्त बना लेंगे, ठीक है, मतलब बाहर बहुत ज्यादा घुल मिल के रहते हैं। अब बच्चों आपका चौथा है व्यक्तित्व का सिद्धांत, जो ये सहमतिशीलता। नाम ही देखो सहमतिशीलता, मतलब इस प्रकार के जो व्यक्ति होंगे ये दूसरों की बातों पे बहुत ही सरल तरीके से सहमत हो जाते हैं। देखो देखो इस प्रकार के लोग किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते। इस प्रकार के जो लोग होते हैं ना, वो किसी को भी नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते, और ये लोग जो है दूसरों के साथ आसानी से सहमत हो जाते हैं। मान लो उनका कोई दोस्त, उन्होंने उसको बोला कि चल दोस्त, मान लो ए नाम का दोस्त है, उसने बी नाम का दोस्त बोला कि चलो चलते हैं लाल किला घूमने, तो उसने हाँ बोल दिया। चलो चलते हैं गाँव, उसने हाँ बोल दिया। चलो ये खाते हैं, उसने हाँ बोल दिया। मतलब दूसरों की बातों पे बहुत ही जल्दी सहमत हो जाते हैं बिना किसी सोच विचार के, ठीक है। इन्हें दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है, और ये जो है सबके सामने सहयोग का भाव रखते हैं। ये सबके साथ में जो है एक सहयोग का भाव रखते हैं, मतलब एक सहयोग का भाव बहुत रखते हैं, ठीक है, मतलब आपस में सहयोग करके काम करते हैं। पांचवा आपका बच्चों मनोविक्षुदा। देखो मनोविक्षुर जो व्यक्ति होते हैं ये भावनात्मक रूप से असंतुलित रहते हैं। मतलब ये जो है ना, ये नोटी टाइप के व्यक्ति होते हैं। नोटी आप समझते हो, शरारती बच्चे। आप जहाँ अपनी क्लास में पढ़ते होगे तो कुछ बच्चे शरारती हो, जो पीछे बैठते होंगे डेस्क पे, ठीक है, वो शरारती होंगे। कभी किसी के डेस्क पे च्युइंगम लगा दिया, कभी जो है ब्लैक बोर्ड पे कुछ फेंक दिया, कभी टीचर को चिढ़ा दिया, कभी बच्चों को चिढ़ा दिया। तो इस प्रकार के व्यक्ति इसमें आते हैं, ठीक है। और ये व्यक्ति दूसरे को चिढ़ाते रहते हैं, हमेशा जो है ना ये दूसरे को चिढ़ाते रहते हैं। और ये व्यक्ति खुद उच्च रक्तचाप से पीड़ित रहते हैं। इन व्यक्ति को जो खुद ही जो है इनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, और उन्हें हमेशा कोई ना कोई चिंता लगी रहती है कि अब क्या करें, ठीक है। मतलब ये शरारती बच्चे होते हैं, ठीक है, शरारती टाइप के व्यक्ति होते हैं, लेकिन उनको शरारती कर खुरापाती दिमाग लगाते रहते हैं, ठीक है। अब बच्चों आपका आता है अगला टॉपिक, खेलों में आक्रामकता, ठीक है। देखो आक्रामकता का हमारा अर्थ हो जाता है गुस्सा करना, भाव करना, मतलब गुस्सा से काम लेना, ठीक है, हिंसा करना या गुस्सा करना। अब खेल में भी आक्रामकता होता है बच्चों, आपको पता है खेल में क्या कई बार खिलाड़ी लड़ जाते हैं आपस में, दूसरे टीम को जीतने नहीं देते, मारामारी कर लेते हैं, हो जाता है कई बार आक्रामकता। तो वो जो कोई खेल है उसमें क्या क्या आक्रामकता हो सकता है वो आपको समझना है, ठीक है। देखो खेलों में आक्रामकता का अर्थ क्या है, पहले आप ये समझो। देखो खेलों में आक्रामकता का अर्थ है अपनी विरोधी टीम को जीतने से रोकने के लिए अनुचित तरीकों को अपनाना। जो भी विरोधी टीम होती है ना, उनको मतलब जीतने के लिए ना, मतलब मान लो कोई ए और बी के बीच में मैच हो रहा है, ठीक है, ए और टीम और बी टीम के बीच में मैच हो रहा है। तो क्या है कि जो विरोधी टीम होती है, मतलब ए टीम जो है बी टीम को मतलब गलत इसके साथ करता है, ठीक है, मतलब अपने विरोधी टीम को मैच जीतने नहीं देता, उसके लिए उसको मनोबल तोड़ता है, उससे लड़ाई झगड़ा करता है, उसको जो है सही से गेम खेलने नहीं देता, ठीक है। नहीं हो जाता है आक्रामकता का अर्थ खेल के अंदर। अब खेलों में आक्रामकता के प्रकार कितने, तो टोटल बच्चों आपको 3 प्रकार के खेलों में आक्रामकता होता है। पहला आपका है शत्रुतापूर्ण आक्रामकता, दूसरा आपका है सहायक आक्रामकता, तीसरा आपका है सशक्त या मुखर आक्रामकता। इन तीनों को आगे विस्तार से समझने वाले हैं। पहला आपका शत्रुतापूर्ण आक्रामकता, ठीक है। देखो शत्रुतापूर्ण आक्रामकता का अर्थ है
कि खेलों में खिलाड़ी द्वारा अपने विरोधी टीम को नुकसान अथवा चोट पहुंचाना। देखो नाम ही शत्रु, यानी अपने जो विरोधी टीम है उसको दुश्मन बना लेना और उसको जो है चोट पहुंचाना। मान लो ए और बी टीम के बीच मैच हो रहा है, तो ए टीम के खिलाड़ी ने क्या किया, बी टीम के खिलाड़ी को दुश्मन बना लिया और उनको मार पीट रहे हैं, उनको जो है चोट पहुंचा रहे हैं, ठीक है। ये शत्रुतापूर्ण आक्रामकता हो जाता है हमारा। दूसरा बच्चा आपका सहायक आक्रामकता। इसमें क्या होता है कि सहायक आक्रामकता का अर्थ होता है आक्रामकता का प्रयोग कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। सरल शब्दों में कहे तो सहायक आक्रामकता एक ऐसा व्यवहार है जिसमें खिलाड़ी का इरादा किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं होता। इसमें क्या है ना, इसमें खिलाड़ी की जो नुकसान नहीं पहुंच जाता, लेकिन जो है अपने टीम का सहयोग करके, मान लो ए नाम का टीम है तो अपनी टीम का सहयोग करके मैच को जीतना जाता है, बल्कि कोई नुकसान खिलाड़ी को नहीं पहुंचाना जाता, ठीक है। मतलब अपनी टीम का सहायता करके मैच को जीतना चाहता है। तीसरा बच्चा आपका सशक्त या मुखर आक्रामकता। इसमें क्या होता है ना, सशक्त यानी कि मुखर यानी जिसमें जो है ना मुंह से बोल बोल के जैसे गाली दे दिया, कुछ उल्टा पुल्टा शब्द कह दिया, जैसे ये टीम हारेगी हारेगी, मतलब उनको डिमोटिवेट कर दिया, ठीक है। मतलब खेल से पहले ही, मतलब बोली द्वारा, मुख्य द्वारा जो है उनका आक्रामकता, मुंह के यानी बोली के द्वारा, बोल बोल के उनका जो कॉन्फिडेंस जो लेवल है ना उनको डाउन करा जाता है, ठीक है। देखो सशक्त या मुखर आक्रामकता का अर्थ होता है खिलाड़ी द्वारा अपनी विरोधी टीम का गलत शब्दों द्वारा मनोबल तोड़ना। जो भी उनकी विरोधी टीम होती है ना उनका गलत शब्दों का प्रयोग करके उनका मनोबल तोड़ना। मान लो टीम खेल रही है, उसको खेल में बोल रहे हैं कि तू हार जाएगा हार जाएगा, मतलब उनका मनोबल तोड़ रही है, तो ये आपका ये हो जाएगा इसमें आक्रामकता। अब बच्चों आप कहते हैं खेलों में मनोवैज्ञानिक पहलू, यानी खेल के अंदर क्या क्या मनोवैज्ञानिक पहलू है ये आपको समझना है। पहला आपका है आत्मसम्मान। आत्मसम्मान का अर्थ क्या होता है समझो आप। देखो किसी व्यक्ति का स्वयं के प्रति आदर का भाव रखना आत्मसम्मान कहता है। मान लो कोई व्यक्ति है नाम का, वो अपने प्रति आदर का भाव होता है, आत्म यानी स्वयं, सम्मान यानी स्वयं, यानी रिस्पेक्ट करना, यानी कोई व्यक्ति अपने आप को रिस्पेक्ट करता है, यानी जो है अपने आप को आदर के भाव दिखता है कि हाँ मैं बढ़िया हूँ, मैं समाज में कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब अपने आप को जो है एक सेल्फ रिस्पेक्ट से दिखता है, मतलब अपने आप को जो है आदर के भाव से दिखता है, तो उसको हम आत्मसम्मान करते हैं, ठीक है। यानी स्वयं के प्रति आदर का भाव रखना आत्मसम्मान कहलाता है। दूसरा आपका मानसिक कल्पना। इसमें व्यक्ति एक माइंड मतलब कल्पना करता है। देखो मानसिक कल्पना एक तरह का मानसिक अभ्यास है जिसमें खिलाड़ी को कोई खेल संबंधी कौशल वास्तव में दोहराने से पहले उस कौशल का पूरा अभ्यास करना होता है। देखो मानसिक कल्पना नहीं की, देखो मान लो आपका, और ये एग्जांपल जो मान लो आपका कल जो है फिजिकल एजुकेशन का, मान लो ठीक है कल आपका फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम 2024 मान लो, सपोर्ट डेट। तो जो है ना ये आपका एग्जाम है, तो आप एग्जाम से एक दो दिन पहले क्या करते हो, रिवाइज करते हो ना कि हाँ मेरे को एग्जाम ऐसे जाना है, आप सोचते हो, मानसिक कल्पना करते हो ना, मतलब माइंड में सोचते हो। तो ये मानसिक कल्पना, कोई भी काम मतलब करने से पहले, उससे पहले जो उसके बारे में सोचते हो, उसके बाद जो रिवाइज करते हो, वो आपका इसमें आता है। ये हो गया आपका। और मानसिक कल्पना के प्रकार बहुत दो प्रकार का होता है। पहला होता है आपका आंतरिक कल्पना। इसमें क्या है, देखो आंतरिक कल्पना का अर्थ होता है कल्पना करना कि खिलाड़ी ने वास्तव में कभी किसी विशेष कौशल को निष्पादित किया, मतलब अपने आप अंदर ही कल्पना करना आंतरिक कल्पना में आता है आपका, ठीक है। और बाहरी कल्पना में आपका आएगा बच्चों, बाहरी कल्पना का अर्थ होता है कोई खिलाड़ी स्वयं को किसी दूसरे व्यक्ति के नजरिए से देखते हैं। अब बाहरी में क्या है ना कि व्यक्ति दूसरे नजरिए से देखता है। मान लो कोई बैट बॉल खेल रहा है, ये बॉलर है और ये बैट्समैन है, ठीक है, ये हमारा बैट्समैन है और ये जो हमारा बॉलर है, ठीक है, ये हमारा बॉलर है। तो जो बॉलर बॉल को डालेगा तो बैट्समैन का ध्यान बॉलर के हाथों में होता है कि ये बॉल को कैसे डालने वाला है, स्लो डालेगा फास्ट डालेगा, तो उस अनुसार वो खेलता है। तो क्या है मतलब ये कल्पना तो कर रहा है माइंड से, लेकिन ये दूसरा ही इसमें जो है किसी दूसरे व्यक्ति के नजरिए को देखता है, ठीक है। इसके लिए खिलाड़ी अक्सर स्वयं को अपने विरोधी टीम के नजरिए से देखते हैं। इसके लिए क्या करते हैं खिलाड़ी जो है, आपको मैंने बताया, मान लो कोई बैट्समैन है और कोई बॉलर है, तो जो बॉल डाल रहा है बॉलर, तो जो बैट्समैन है वो देखता है कि हाँ बॉल हल्की आ रही है, तेज आ रही है, स्लो आ रही है, फास्ट आ रही है, तो उसके अनुसार जो वो बॉल को खेलता है। ये आपका बाहरी कल्पना में आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों देखो आपने यहाँ पे समझ लिया बाहरी कल्पना के बारे में। अब समझते हैं हम तीसरा आपका है आत्म वार्तालाप, यानी स्वयं से बात करना। देखो आत्म वार्तालाप वह संवाद होता है जो व्यक्ति स्वयं के साथ करता है, यानी जब व्यक्ति स्वयं अपने आप से बात करता है तो उसको हम आत्म वार्तालाप कहते हैं। अब आत्म वार्तालाप भी तीन प्रकार का होता है बच्चों। व्यक्ति मतलब कैसे आपसे बात करता है, पहला सकारात्मक आत्म वार्तालाप। इसमें क्या है ना, व्यक्ति अपने आप को मोटिवेट करता है। जैसे मान लो कल एग्जाम है किसी का, ठीक है, तो अपने आप को मोटिवेट करेंगे, हाँ मैंने पढ़ा, मेरे अच्छे नंबर आएंगे, मतलब अपने आप को सकारात्मक अपने आप से बात करता है। निर्देशात्मक मतलब अपने आप को निर्देश देता है। मान लो ये बॉलर ने बॉल डाला और बैट्समैन ने फटाफट निर्देश दिया, किक मारा और 6 लग गया, तो क्या है मतलब अपने आप से बात करके निर्देश देना। और नकारात्मक आत्म वार्तालाप, इसमें क्या देखो व्यक्ति अपने आप को नेगेटिव बोलता है कि मेरे से ये नहीं होगा, मेरे से वो नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे से ये हो ही नहीं सकता, मतलब अपने आप से नेगेटिव में बात करता है, ठीक है। अब चौथा बच्चों आपका लक्ष्य निर्धारण। देखो
लक्ष्य निर्धारण का अर्थ होता है मनुष्य द्वारा किसी भी लक्ष्य को निर्धारित करना। मान लो कोई मनुष्य है ना, वो लक्ष्य निर्धारण, मान लो किसी भी लक्ष्य को सेट करना, ठीक है। देखो लक्ष्य निर्धारण का अर्थ होता है मनुष्य द्वारा किसी भी लक्ष्य को निर्धारण करना। अब मान लो किसी मनुष्य का लक्ष्य है कि उसको जो है, मान लो आप किसी बच्चे का लक्ष्य है कि उसको अपने क्लास में टॉप आना है, ठीक है। तो उसने लक्ष्य निर्धारण कर लिया, यानी लक्ष्य को सेट करना ही लक्ष्य निर्धारण कहलाता है। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना। ऐसा नहीं कि निर्धारण कर लिया, आपको जो है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो है तैयारी भी करनी पड़ेगी, कार्य भी करना पड़ेगा। अब देखो खेलों के क्षेत्र में लक्ष्य निर्धारण के प्रकार। अब जो खेल कूद होता है इसमें कितने प्रकार से हम लक्ष्य को निर्धारित करते हैं आपको समझना है। पहला आपका विषय पूरक लक्ष्य, यानी कि यह सामान्य लक्ष्य होते हैं, जैसे कि मान लो बेहतर प्रदर्शन करना और बहुत कठिन प्रयास करना। मतलब देखो इसमें क्या होता है ना कि मान लो क्रिकेट है तो क्रिकेट के ऊपर एक गोल बनाएंगे कि हाँ हमको अच्छा खेलना है, अच्छा रन बनाना है, ठीक है। मतलब जो खेल है ना उसके ऊपर एक अच्छा सा लक्ष्य बनाते हैं। और विशिष्ट उद्देश्य लक्ष्य, इसमें क्या होता है ना कि खिलाड़ी के एक उद्देश्य होता है कि हाँ मुझे एक चीज करना है, ठीक है। देखो ये लक्ष्य किसी विशिष्ट उद्देश्य को हासिल करने के लिए निर्धारित किया, जैसे मान लो किसी मैच को जीतना, ठीक है। मान लो किसी मैच में जो अच्छा प्रदर्शन करना, ठीक है। मान लो इंडिया टीम क्रिकेट खेली है तो इनका लक्ष्य है कि मैच को जीतना, तो क्या है मतलब एक विशिष्ट लक्ष्य है, ठीक है। अब बच्चों आपका परिणाम आधारित लक्ष्य, इसमें क्या होता है ना कि खिलाड़ी पहले ही परिणाम सोचता है कि जैसे मान लो इंडिया, इससे बताता हूँ आपको। देखो यह लक्ष्य किसी विशिष्ट परिणाम को हासिल करने के लिए निर्धारित किए जाते हैं, जैसे कि मान लो किसी मैच को जीतना। ये लक्ष्य इस प्रकार से होता है कि मान लो किसी जो विशेष गेम है उसको हासिल करने के लिए, मान लो कोई किसी विशेष खेल है उसको जीतने के लिए ये निर्धारित किया। जैसे मान लो इंडिया टीम ने लक्ष्य बनाया कि हमको इस बार वर्ल्ड कप जीतना है, ठीक है। वर्ल्ड कप जीतने का इंडिया टीम ने एक गोल बनाया, लक्ष्य बनाया, तो इंडिया टीम अच्छे से खेलेगी, ठीक है। मतलब परिणाम यानी इंडिया टीम ने एक परिणाम निकाल लिया कि भाई मुझे वर्ल्ड कप जीतना है, मुझको एक परिणाम निकाले कि मुझे वर्ल्ड कप जीतना है। तो परिणाम को मद्देनजर रखते हुए इंडिया टीम अच्छे तरह से वो जो है प्रैक्टिस करेगी, और अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद जो है उसके वो इंडिया टीम जो है वर्ल्ड कप जीतने को भी मिल जाएगा। मतलब जो है प्रैक्टिस करेगी फिर अच्छा खेलेगी, वर्ल्ड कप इंडिया टीम को मिल जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा आज का वीडियो। तो आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ठीक है। कमेंट में फिर भी बताएं कि आज का वीडियो कैसा लगा, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से जो आपका पेपर होगा 12 मार्च 2024 को, इसके लिए बहुत ज़्यादा ढेर शुभकामनाएं। आपको पेपर अच्छा जाए, ठीक है, आपके नंबर अच्छे हैं। तो फिर मिलते हैं अपने अगले किसी और वीडियो में, तब तक सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।